प्रतिशोध की ज्वाला, सुपर कमांडो ध्रुव। यह कहानी उस युवक की है जिसने समाज से अपराध के कोढ़ का खात्मा करने का बीड़ा उठाया। यह बीड़ा उठाने वाले हाथ हैं उस किशोर का जो आसमान में चमक रहे ध्रुव तारे के समान अपराध खत्म करने की अपनी प्रतिज्ञा पर अटल है और जिसका नाम है सुपर कमांडो ध्रुव। अपराध कहीं भी किया जा सकता है, पर कुछ स्थान लुटेरों के लिए भी स्वर्ग समान होते हैं, जैसे कोहरे में ढका राजनगर का बंदरगाह। जल्दी करूं वरना आखिरी स्टीमर भी छूट जाएगी। चिल्ला मत बुड्ढे, स्टीमर छूट गया तो कोई बात नहीं, पर अगर जान छूट गई तो फिर नहीं मिलेगी, समझा? बूढ़े का मुंह चिल्लाने के लिए खुला और तुरंत बंद कर दिया गया। माल कहाँ है, जल्दी निकाल। लेकिन तीनों में से किसी ने भी उस चिड़िया की तरफ ध्यान नहीं दिया जो बिजली की रफ्तार से बाहर की तरफ उड़ी और समझ गया समझ गया, चलो जल्दी बताओ। और 30 सेकंड बाद साका, यह तो उसी की मोटरसाइकिल की आवाज़ है। धर 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 धर। तो भागो। दोनों तेजी से भागे, परंतु मोड़ मुड़ते ही दोनों बहुत से जड़वत हो गए। हमको माफी या तो कानून देगा या फिर ऊपर वाला। मैं नहीं। पर बेटे, तुमको पता कैसे चला कि इस सुनसान में दो गुंडे मुझको लूट रहे हैं? मुझको एक चिड़िया ने बताया था बाबा। चिड़िया ने? वाह, नमस्कार बाबा। नमस्कार बेटे। यह था अपराध के खिलाफ एक अकेले व्यक्ति की जंग का एक बहुत छोटा सा हिस्सा, और यह अकेला व्यक्ति है स्पेशल कमांडो फोर्स का कैप्टन सुपर कमांडो ध्रुव। ध्रुव कई असाधारण शक्तियों का स्वामी है। क्वैक 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 क्वैक। ओह, समझ गया। जिसका नाम सुनकर ही कई अपराधी गलत काम न करने की कसम खा लेते हैं, जो अपराधियों के लिए मौत का पैगाम है और दुखियों के लिए इंसाफ की आवाज। तड़ाक। अपराधियों का यह काल कहां से आया, इसका उत्तर या तो आईजी राजन जानते हैं या फिर ध्रुव का दिल, जिसमें अब तक धधक रही है प्रतिशोध की ज्वाला। दरअसल इस कहानी की शुरुआत आज से 18 साल पहले जुपिटर सर्कस से शुरू होती है। इस देश का सबसे मशहूर सर्कस है जुपिटर, जहां अपने अपने फन में माहिर कलाकार अपनी आश्चर्यजनक कलाओं से जनता का मनोरंजन करते हैं। जैसे छुरेबाज रंजन, जिसके चाकू जब हवा में उछलते हैं तो दर्शकों की सांसें गले में ही रुक जाती है। रिंग मास्टर शेर खान, जिसके चाबुक की एक फटकार पर खूंखार शेर कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। निशानेबाज सुलेमान, जो आंख पर पट्टी बांधकर भी उड़ती चिड़िया की आंख को निशाना बना सकता है। मोटरसाइकिल सवार पवन, जिसका कारनामा देखते देखते कई दर्शक दांत से अपनी उंगलियां काट खाते हैं। स्ट्रॉन्ग मैन हरक्यूलिस, जिसका जैसा नाम है वैसा ही काम। इन सब बेजोड़ कलाकारों के साथ जुपिटर सर्कस का हर शो हाउसफुल रहता है। परंतु इन सब के बावजूद सर्कस का मुख्य आकर्षण है राधा और श्याम के झूले पर करतब, जो जब जमीन से 60 फुट ऊपर हवा में दिखाई दे जाते हैं तो नीचे जाल नहीं रखता। ऐसे में जरा सी भी चूक का अर्थ है एक निश्चित और दर्दनाक मौत। परंतु ऐसे खतरनाक करतबों को दिखाते समय ये कलाकार क्या सोचते हैं, आइए सुने। राधा, मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो सोच क्या कर रहे हो? शो खत्म करने से पहले ही कह डालो। अरे राधा, वो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और क्या, आज कह ही डालो। और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम तैयार हो? पर इससे पहले कि श्याम राधा का जवाब सुन पाता, पंडाल तालियों के शोर से गूंज उठा। तुमने क्या कहा? मैं सुन नहीं पाया। मैंने कहा हाँ, सच। हाँ बुद्धू, तुम इतने डरपोक हो, यह मुझको पहले नहीं पता था। दरअसल राधा, यह बात करना झूले पर करतब दिखाने से भी ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा क्या? तो इस तरह उस संबंध की शुरुआत हुई जो जल्द ही पति पत्नी के संबंधों में बदल गई, और इसी पवित्र संबंध ने शीघ्र ही एक हष्ट-पुष्ट पुत्र को जन्म दिया। देखो श्याम, हमारे बेटे की आंखें कैसे चमक रही हैं। हाँ राधा, इसका नाम भी हम एक चमकते सितारे पर ही रखेंगे, उत्तर का सबसे चमकीला तारा ध्रुव। एक बच्चे के आने से पूरे जुपिटर का माहौल ही बदल गया। नन्हा ध्रुव सिर्फ सर्कस के कलाकारों को ही नहीं, जानवरों की भी आंखों का तारा था। मासूम जानवर अपने खाने का हिस्सा बचाकर ध्रुव के लिए ले जाते। ओह नहीं सबीना,
और सर्कस का मालिक जैकब तो जान छिड़कता था ध्रुव पर। आजा, आजा बेटे। जानवरों की भी भाषा होती है। इस बात का एहसास नन्हे ध्रुव को बहुत तेजी से हो रहा था। क्या कहा? जोर से बोलो। घर घर घर। खेलने चलो? अच्छा ठीक है, लेकिन शाम को खेलेंगे, अभी माँ मारेगी। 5 साल का होते होते ध्रुव कई कलाहों में माहिर होने लगा था। घबराओ मत, वो गिरेगा नहीं। रस्सी पर चलना तो उसके लिए खेल है। छुरेबाज रंजन को सबसे ज्यादा भरोसा था ध्रुव पर। वाह वाह, सिर्फ आधा इंच की दूरी पर खटाक। सुलेमान को भी दांतों तले उंगली दबानी पड़ी। यह तो मेरा भी बाप निकला। जो शेर, बाघ, शेरकान तक की बात नहीं मानते थे, वो ध्रुव के इशारे पर अपनी जान दांव पर लगा देते थे। परंतु रस्सी के झूले पर करतब सीखना सबसे ज्यादा कठिन काम होता है। इसके लिए ध्रुव को तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक वह 13 वर्ष का ना हो गया। शाबाश बेटे, पैरों को जितना अधिक मोड़ सकोगे, कलाबाजी खाना उतना ही आसान होगा। मोटरसाइकिल सीखने का भी यही समय था। बहुत अच्छा। उछलते वक्त बदन को और आगे झुकाया करो। अपने बदन और पैरों को खास तरीके से मोड़ो तो हवा में ही मोटरसाइकिल को मोड़ सकते हो। हाँ, ऐसे ही। अब सिर्फ हरक्यूलिस से ध्रुव को सीखना बाकी था। ताकत बढ़ाने के लिए कुछ खास व्यायाम जरूरी है, लेकिन अधिकतर करतबों के पीछे कुछ खास गुर होते हैं, जैसे सिर से ईंट तोड़ना, ऐसे। इसमें सिर्फ एक बात खास है, और धीरे धीरे ध्रुव ने इस क्षेत्र में भी महारत हासिल कर ली, और इसके साथ ही ध्रुव के सीखने का समय खत्म हो गया था। अब समय था ध्रुव के आश्चर्यजनक करिश्मों को जनता के सामने पेश करने का, और ध्रुव ने अपने गुरुओं को निराश नहीं किया। जनता ध्रुव के कारनामों को देखकर झूम उठी। ध्रुव का हर कारनामा मौत को चुनौती देता हुआ सा था। ध्रुव के करतबों ने जुपिटर सर्कस को एक बार फिर ख्याति के शिखर पर ला खड़ा किया। जुपिटर सर्कस का मालिक ध्रुव को पाकर अपने आप को दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति समझ रहा था। लेकिन जैकब की निश्चितता के साथ साथ दूसरे सर्कसों के मालिक के भी मुसीबतें बढ़ती जा रही थी, जैसे कुंदनपुर में चल रहे ग्लोब सर्कस की। बॉस, इस नाथू ने आज फिर शैतान को मांस का एक टुकड़ा ज्यादा दे दिया। क्यों बे नाथू, कमीने? हमने तुझको जानवरों पर नजर रखने के लिए रखा है या उनको तगड़ा करने के लिए? मांस की इस बोटी का पैसा क्या तेरा बाप देगा? बोल। मालिक, वो शैतान भूख से रो रहा था गलती होगी मालिक, माफ कर दीजिए। तूने हमारा बहुत नुकसान किया है नाथू। जुब इससे उस बोटी का दाम वसूल कर लो। नहीं मालिक, रहम कीजिए। भयभीत नाथू पलटा, लेकिन तभी जुबिस्को का बलिष्ठ मुक्का उसको आग लगा। धाड़! और इससे पहले कि उसके खुले मुख से चीख निकलती, जुबिस्को का दूसरा करारा वार उस पर पड़ चुका था। कड़ाक! इस बार चीखने का कोई मौका न था, क्योंकि नाथू का मस्तिष्क धीरे धीरे अंधेरे में डूबता जा रहा था। ओह, ये तो बेहोश हो गया बॉस। चिच, सिर्फ 2 घूसों में बड़ा कमजोर निकला। बेचारे को शैतान की बड़ी चिंता थी ना। जीते जी तो बेचारा इसकी सेवा कर नहीं पाया, शायद मरकर सेवा कर पाए। मैं समझ गया बॉस। यू आर जीनियस बॉस। पेट में दर्द हो गया हंसते हंसते। ले बेटे शैतान, तेरा खाना आ गया। शैतान ने पिछले 4 सालों में एक बार भी पेट भर भोजन नहीं किया था। आज वह हड्डी तक चबा जाने के मूड में था। बेचारा नाथू पैर फिसलने से शेर के पिंजड़े में गिर पड़ा और मर गया। लेकिन बॉस इतना खुश नहीं था। आज के सभी शो की आमदनी का क्या हाल रहा जिनको? हालत खराब है बॉस। अब तो हमारे पास जानवरों का चारा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। अब कल क्या होगा पता नहीं। क्या बात है, समझ नहीं आता। अब कोई ग्लोब सर्कस देखने आता ही नहीं है। जरूर कोई हमारे सर्कस का नाम बदनाम कर रहा है बॉस। अगर उसका सुराग है, शायद हमारा आखिरी शो खत्म हो गया। यह भी कोई सर्कस था? हाँ, एकदम बकवास। पापा, पिछले साल जो वो सर्कस आया था ना, क्या नाम था उसका? हाँ, जुपिटर सर्कस। अरे उसकी और इस ग्लोब सर्कस की क्या तुलना। हाँ, सही बोली माँ। यह ग्लोब सर्कस तो जुपिटर के पैरों की धूल तक नहीं है। अब ना तो दोबारा यह सर्कस देखने आऊँगा और नहीं किसी दोस्त को आने दूंगा। मैं भी। जुपिटर जुपिटर जुपिटर,
पागल कर दिया है मुझको इस नाम ने। कभी हमारा सर्कस टॉप पर था, नोटों में लौटता था मैं, लेकिन जब से ये जुपिटर सर्कस आया है हम दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। ग्लोब सर्कस के जिंदा रहने की सिर्फ एक ही सूरत है, और वह है जुपिटर सर्कस की मौत। तुम जाओ और जुबिस्को को मेरे पास भेज दो। उस रात ग्लोब सर्कस के मालिक और जुबिस्को के बीच में जो गुप्त बातचीत हुई, उससे एक ऐसा खूनी दौर शुरू हो गया जिसमें ग्लोब और जुपिटर दोनों सर्कस बर्बाद हो गए। कुछ दिनों बाद राजनगर से थोड़ी दूर एक बड़े से मैदान में लगे जुपिटर सर्कस का तंबू रात के आखिरी शो के बाद खाली हो गया था, और जल्द ही सारे सर्कस की बेंदियां धीरे धीरे बुझने लगी। जुबिस्को को इसी बात का इंतजार था। वह तेजी से एक अंधेरे कोने की तरफ बढ़ा। अब मैं पेट्रोल छिड़कना शुरू करता हूँ। समय बहुत कम है, और मिनटों में जुबिस्को ने पूरे सर्कस को पेट्रोल के घेरे में कैद कर लिया। चलो, यह शुभ कार्य तो समाप्त हुआ। अब सारे जुपिटर वासी नींद में ही गॉड को प्यारे हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग जाग भी रहे थे। अरे, यह पेट्रोल! उफ! बाल बाल बचा, वरना इसके चिल्लाते ही सारा खेल खत्म हो जाता। अब सावधानी से काम करना पड़ेगा। जुबिस्को ने दूसरा कनस्तर उठाया और धीरे से तंबू के अंदर झांका। मैदान साफ है, अंदर कोई भी नहीं है। यही मौका है। जुबिस्को को सर्कस के तंबू में घुसते किसी ने भी नहीं देखा। उसके बलिष्ठ हाथों में पेट्रोल से भरा दूसरा कनस्तर खिलौने की तरह झूल रहा था। वह चुपचाप सर्कस के रिंग में पहुंचा। यहीं से शुरुआत करना सबसे अच्छा रहेगा। परंतु जुबिस्को की किस्मत उसके साथ नहीं थी। श्याम अपने झूले की नई रस्सियां बांध रहा था। कौन हो तुम? रुक जाओ! जुबिस्को समझ गया कि अब ज्यादा वक्त नहीं है। उसने एक झटका में कनस्तर रिंग के फर्श पर पलट दिया। महक श्याम के नथुनों तक पहुंची और वह लपका, पेट्रोल! लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आग! आग! भागो! जुबिस्को बाहर की तरफ भागा। कनस्तर ले चलूं, बॉस ने कहा था कि कोई सबूत मत छोड़ना। परंतु अगले ही पल श्याम की लात उसकी पीठ पर घोड़े की दुलत्ती की तरह पड़ी। आह! धाड़! अंदर ध्रुव अपने कपड़े बदलने ही जा रहा था कि आग! वह तेजी से बाहर भागा, और उसकी नजर सबसे पहले जुबिस्को और अपने पिता श्याम पर पड़ी। नहीं! ताकत में जुबिस्को श्याम से दुगना था। उसका हाथ घूमा। श्याम की कनपट्टी पर एक करारी चोट पड़ी। आह! और वह होश खो बैठा। जुबिस्को ने श्याम को हवा में उठा लिया, और इससे पहले कि ध्रुव आग की लपटों को पार करके उन तक पहुंच पाता, बेहोश श्याम को जुबिस्को ने जलती आग में झोंक दिया। श्याम पल भर में राख हो गया। नहीं! चीख सुनकर वह ध्रुव की तरफ पलटा। आग की रोशनी में चमकता हुआ जुबिस्को का चेहरा संसार का क्रूरतम चेहरा लग रहा था। परंतु अब पकड़े जाने की संभावनाएं बढ़ती जा रही थी। जुबिस्को बाहर की तरफ भागा और ध्रुव उसके पीछे लपका। उसकी सोचने समझने की ताकत गुम हो चुकी थी। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द बार बार गूंज रहा था, बदला, बदला, बदला। दोनों के बीच में अब भी काफी दूरी थी। कनस्तर क्यों लाद लाए? फेंको इसे! जुबिस्को ने बाहर इंतजार कर रही कार का दरवाजा खोला, और कार एक झटके के साथ दौड़ पड़ी। ध्रुव भी बिना कोई वक्त खोए अपनी मोटरसाइकिल की तरफ लपका, और उसकी स्पेशल मोटरसाइकिल आग की दीवार के ऊपर से कूदती हुई जुबिस्को की कार के पीछे लग गई। अंदर जुपिटर सर्कस में मौत का तांडव मचा था। आग की खुखार लपटें हर किसी को अपने लपेट में लेने के लिए लपक रही थीं। मौत की दहशत से भाग रहे गेंडों और हाथियों के पैर तले कई नामी कलाकार कुचले जा रहे थे। लेकिन इन सबसे अनजान ध्रुव की मोटरसाइकिल मानो हवा में उड़ती जा रही थी। ध्रुव अब भी हमारे पीछे लगा है बॉस। चिंता मत करो जुबिस्को, यह काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मेरा निशाना स्टार सर्कस में कभी नहीं चूका। नमूना हाजिर है। एक पिस्तौलधारी हाथ कार से बाहर निकला। ध्रुव पल भर में समझ गया कि उसका निशाना उसका सिर था। एक धमाका हुआ, साथ ही ध्रुव की मोटरसाइकिल हवा में उछली। गोली और ध्रुव के सिर के बीच में मोटरसाइकिल का अगला पहिया आ गया, और मोटरसाइकिल एक झटके से पलट गई। जमीन पर असहाय पड़ा ध्रुव अंधेरे में गुम होती कार की लाल टेल लाइटों को देखता रह गया। तभी उसको जलते जुपिटर सर्कस का ध्यान आया। वह उठा और पलटकर सर्कस की तरफ भागने लगा। लेकिन वहां ध्रुव के सब कुछ पहुंचने से पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था।
आग की प्रचंड लपटों ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। साथ ही राख हो गए थे जुपिटर सर्कस के सभी कलाकारों के साथ, ध्रुव के माता पिता राधा और श्याम भी। चिटाक चिटाक चिट चिट चिट। ध्रुव अब इस दुनिया में अकेला था। बहुत अकेला, बिल्कुल अकेला। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। आंसुओं से भींगे उसके चेहरे पे दो आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। मैं इस राख को उठाकर कसम खाता हूं कि मैं उन खूंखार दरिंदों को नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। यह ध्रुव की प्रतिज्ञा है और ध्रुव अपनी बात पर अटल रहता है। अचानक आसमान पर दूर दूर तक घने बादल छा गए। बिजलियां कड़कने लगी और हवा तेजी से बहने लगी। शायद भगवान भी स्वयं ध्रुव की इस प्रतिज्ञा से दहल उठे थे और जोरों से बारिश होनी शुरू हो गई। घटना स्थल शहर से दूर होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अभी तक नहीं आ पाई थीं, लेकिन अब उनकी आवश्यकता भी नहीं थी। बारिश की तेज बौछार ने जुपिटर सर्कस की आग को पूरी तरह बुझा दिया था, परंतु ध्रुव के दिल में लगी आग अब तक धधक रही थी। वह मुड़ा और तेजी से एक तरफ चल पड़ा। दूसरी तरफ ग्लोब सर्कस के लिए यह खुशी मनाने का दिन था। शाबाश शाबाश जुबिस्को, मुझको तुमसे यही उम्मीद थी। पर तुमको किसी ने देखा तो नहीं? क्यों? वो बॉस, हमको वो ध्रुव छोकरा ने हमको देखा है। व्हाट? ध्रुव ने? यानी वह जिंदा है? उफ, तब तो वह तुमको पहचान गया होगा और यहाँ पर आता ही होगा। आप चिंता मत कीजिए बॉस, जुबिस्को के रहते आप। शट अप गधे। उसका नाम ध्रुव है, ध्रुव। वह तुम जैसे दो तीन को एक साथ संभाल सकता है। गार्ड, गार्ड। यस बॉस। देखो, सर्कस के चारों तरफ कहड़ा पहरा लगा दो। खुखार, शेर, चीते लिए आदमी तैनात कर दो और कोई भी अजनबी अगर अंदर घुसने की कोशिश करे तो उसको बेझिझक गोली मार दी जाए। ओके बॉस। बॉस का ख्याल एकदम सही था। ध्रुव जुबिस्को को पहचान गया था। यह रही सामने मेरी मंजिल, हथियारों का अड्डा, ग्लोब सर्कस। एकदम से काफ़ी चहल पहल हो गई है। अभी अभी हुई जोरदार बारिश से भी इनका उत्साह कम नहीं हुआ। जरूर यह मेरे स्वागत का इंतजाम हो रहा है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। जहाँ चाह वहाँ राह, और इस वक्त अंदर पहुँचने की राह है यह हाई टेंशन केबल। केबल पर चलना ध्रुव के लिए रस्सों पर चलने जैसा ही था। लगता है इसी केबल से पूरे ग्लोब सर्कस की बिजली सप्लाई होती है। लेकिन इस वक्त मेरे दिमाग में इसका एक और बेहतरीन उपयोग आ रहा है। तार के दूसरे सिरे पर पहुंचकर ध्रुव एक क्षण को पलटा और केवल एक झटके में नीचे जमीन पर आ गिरा। थोड़ी देर पहले हुए बारिश से जमीन अभी तक गीली थी। पल भर में हाई वोल्टेज का बिजली चारों तरफ फैल गई। पहरेदारों और खूंखार जानवरों को मुंह तक खोलने का अवसर नहीं मिला। जल्दी ही सभी पहरेदार और शेर चीते जमीन पर बेहोश पड़े थे। अंदर यह क्या हुआ जुबिस्को? बिजली कैसे चली गई? अभी इमरजेंसी लाइट जलाकर देखता हूँ बॉस। लगता है केबल टूट गया है बॉस। केबल टूट गया? पर कैसे? जवाब में एक सर्द आवाज गूंजी। मैंने तोड़ा है। कौन? ध्रुव। हाँ, तुम्हारी मौत ध्रुव। जुबिस्को 2 कदम आगे बढ़ा और 4 कदम पीछे गिरा। धड़ाका! इससे पहले कि जुबिस्को संभल कर उठ पाता, ध्रुव ने उसको वापस जमीन पर लिटा दिया। हैं? गार्ड, गार्ड! बेकार में गले को तकलीफ मत दो। तुम्हारी मदद को कोई नहीं आएगा। तुम्हारे सारे आदमी आराम फरमा रहे हैं। उन सबका दिमाग ठिकाने लगाने के लिए मुझे उनको बिजली के झटके देने पड़े हैं। अब तुमको कोई बचाने नहीं आएगा, भगवान भी नहीं। लेकिन तभी ऊपर से एक फंदा गिरा और शाबाश बॉन्ड, एकदम परफेक्ट। अब मैं सबसे पहले तुम्हारे थप्पड़ का जवाब दे दूं। था ऐसे। बच्चे, इस खेल का मुझको तुमसे ज़्यादा तजुर्बा है। अब मैं तुमको बताता हूँ कि बदला कैसे लिया जाता है। शैतान को लाया जाए शीघ्र ही। बेटे ध्रुव, इस खुखार शेर को देख रहे हो ना? इसी का नाम शैतान है। यह 3 दिन में सिर्फ एक बार खाना खाता है और आज इसके उपवास का 3रा दिन है। जब इसको खोल दे शैतान को। भूख से बेचैन शैतान ध्रुव पर छलांग मारने के लिए झुका। घर घर घर। और तभी ध्रुव के गले से एक हल्की सी घुरघुराहट निकली। शैतान छलांग मारते मारते रुक गया
उसके कान खड़े हो गए। घर घर घर। वह कुछ सुन रहा था और एकाएक एक खून जमा देने वाली दहाड़ के साथ उसने ध्रुव पर छलांग लगा दी। दहाड़! अगले ही पल उसके दोनों अगले पंजे ध्रुव के कंधे पर थे और तेज दांत रस्सी पर। शैतान ने एक झटका दिया और रस्सी के कई टुकड़े हो गए। यह क्या? जानवर कितना भी खूंखार हो, लेकिन ध्रुव की प्यार की बोली समझता है। ध्रुव ने रस्सी को कसकर खींचा और बॉन्ड जमीन पर आ गिरा। लेकिन इसी बीच ध्रुव का ध्यान एक क्षण के लिए जुबिस्को पर से हट गया। अब तुम्हारी बारी। और जुबिस्को ने इसका पूरा फायदा उठाया। ध्रुव की गर्दन एक फौलादी सिकंजे में फंस गई और उसकी गर्दन की हड्डियां कड़कने लगी। एक झटका लगा और ध्रुव के गले से चीख निकल गई। ध्रुव की यह चीख शैतान का गुस्सा जगाने के लिए काफी थी। आह! क्योंकि वह समझ गया था कि ध्रुव उसका दोस्त है और जुबिस्को उसका दुश्मन। वह जुबिस्को पर टूट पड़ा। जुबिस्को की दर्दनाक चीखें रात के सन्नाटे में गूंजने लगी। आह! बचाओ! आह! नहीं! उफ! आह! ध्रुव अब बॉस की ओर पलटा। दूर रहो मुझसे, पास मत आना, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, कोई नहीं। भयभीत बॉस बाहर की तरफ भागा। ओह! जमीन पर अब तक करंट दौड़ रहा होगा, रुक जाओ। लेकिन देर हो चुकी थी। बॉस का पांव गीली जमीन पर पड़ चुका था। आह! ध्रुव ने सावधानी से टूटा केबल उठाकर सुरक्षित ऊंचाई पर टांग दिया। उसका प्रतिशोध पूरा हो चुका था। तीनों अपराधी अपने आप मौत के आगोश में समा गए थे। रात बीत चुकी थी। ध्रुव धीरे धीरे उगते सूरज की तरफ चल पड़ा। अगले दिन। मैं तुम्हारी अक्ल की दाद देता हूं बेटे। हमने तुम्हारी कहानी को जांच के बाद सही पाया है ध्रुव। जुपिटर सर्कस के बाहर पड़े दोनों कनस्तरों पर जुबिस्को की ही उंगलियों के निशान थे। कमाल का सबूत लाए तुम, वाह! धन्यवाद एसपी अंकल। एक बात और, जुपिटर सर्कस के मालिक मिस्टर जैकब ने सर्कस का दुर्घटना बीमा तुम्हारे नाम से कराया था। यानी आज से तुम 50 लाख रुपए के मालिक हो। पर एक बात तो बताओ, इतने पैसों से आखिरकार तुम करोगे क्या? इस दुनिया से अपराध का खात्मा। मैंने जुपिटर सर्कस की जलती चिता पर कसम खाई है कि मैं इस संसार से अपराध का नामो निशान तक मिटा दूंगा। वाह बेटे, वाह! मुझे पूरा यकीन है कि इस काम में भगवान भी तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, मैं और पुलिस डिपार्टमेंट भी। धन्यवाद अंकल। सवाल धन्यवाद का नहीं है, सवाल यह है कि अब यहाँ से तुम जाओगे कहाँ? यह तो मैंने सोचा ही नहीं, पर मैंने सोच लिया है। एक ऐसे सज्जन को जानता हूँ मैं, जिनकी सिर्फ एक बेटी है, श्वेता। उनको ठीक तुम्हारे जैसे बहादुर बेटे की इच्छा थी। मैंने उनको फ़ोन कर दिया है। उनके परिवार वाले तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे होंगे। यह रहा उनका घर। पर अंकल, पता नहीं मैं उनको पसंद आऊँ भी या नहीं। और आपने उनका नाम तो मुझे बताया ही नहीं। नॉनसेंस! तुमको नापसंद करने की कोई वजह भी तो हो। और हाँ, उनका नाम है राजन मेहरा और वे इस शहर के सीनियर एसपी हैं। यानी अंकल आप? हाँ बेटे, तुम्हारे इस नए घर में तुम्हारा स्वागत है। वेलकम ध्रुव भैया। ध्रुव कुछ ना बोल सका क्योंकि खुशी के मारे उसका गला रूंधा सा था। तो प्यारे दोस्तों, यह थी मेरी उस जिंदगी की शुरुआत जो मेरी पिछली जिंदगी से मिलती जुलती होने के बावजूद उससे काफ़ी कुछ अलग थी। लेकिन असली शुरुआत तो अभी होनी बाकी थी, जब मुझे अपने पहले ही केस में एक ऐसे रोमन सैनिक का सामना करना पड़ा जिसमें बला की ताकत थी और जिसका उद्देश्य था हत्याएं। तो पल भर को मुझे लगा कि शायद मेरा पहला केस ही मेरा आखिरी केस साबित होगा। आखिर यकीन नहीं हो रहा तो खुद ही पढ़कर देख लीजिए मेरी आगामी कॉमिक्स, रोमन हत्यारा। और हाँ, इसमें मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मैंने किस प्रकार स्पेशल कमांडो फोर्स का गठन किया और अपराधियों की नींद हराम कर दी। अब हमारा यह अंक होता है समाप्त।